हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड का जो आपका यूके ट्रिपल एस सी द्वारा हाल फिलहाल में परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं या आगे करा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा समस्या आ रही है जीएस में। जो हमारा 40 नंबर का जीएस जीके और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसमें, तो हमने इस पेपर में इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनाए हैं जिससे कि आपके इस क्षेत्र में अच्छे नंबर लाने के लिए जो प्रयास हैं वो ज्यादा आपके मजबूत हो सके और अधिक से अधिक नंबर आप यहां प्राप्त कर सको। तो इसलिए हमने जीएस के पेपर में इतना विविधतापूर्ण पेपर बनाया है कि आपको देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि यूके ट्रिपल एस सी सेम पैटर्न बना रहा है जैसा हमारा आपके ये सीरीज में चल रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2025 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट एचडीआई में भारत का मानव विकास सूचकांक का मान क्या है। इसमें मान पूछा है, देखो रैंक नहीं पूछी, मान ये है भारत का। मतलब आपको पता है ना कि मानव विकास सूचकांक में जो आपका मान होता है 0 से 1 के बीच करा जाता है। 0 से आपका 4.9 तक आपका निम्न मानव विकास सूचकांक है 0.49 तक, और 0.5 से लेकर के 7.9 तक का जो है वो मध्यम विकास सूचकांक है, और 8 से लेकर के 0.8 से लेकर के 1 तक का जो मानव विकास सूचकांक है वो उच्च मानव विकास सूचकांक है। तो अगर हम भारत को देखें तो किस में आया ये 0.5 से 0.79 के बीच में आया, इसमें भारत आता है। तो भारत का जो विकास जो एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाएगा वो आपका मध्यम श्रेणी का माना जाएगा। तो इसको लेकर के कुछ फैक्ट भी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 193 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान इस बार 130वां है, जो पिछली बार से थोड़ा सुधरा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को मध्यम मानव विकास वाले देश में रखा जाएगा, जो आपको मैंने अभी बताया। इस रिपोर्ट में टॉप 3 देश आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। आइसलैंड आपके इसमें मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले पर आया है। वैसे भी स्कैंडिनेविया यूरोप का जो ऊपरी हिस्सा है उसके देश हमेशा क्या रहते हैं, इसमें टॉप पर ही रहते हैं। वहां का मानवीय जीवन बहुत ही उत्कृष्ट है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें यूरोप और अमेरिका, तो आपको ये आश्चर्य होगा कि अमेरिका से जो यूरोप का जीवन है वो बहुत आगे है। अगर आप यूरोप में देखें तो मानव विकास सूचकांक में यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका से बहुत ऊपर मिलेंगे, और उनकी जो आपके मानव विकास सूचकांक में रैंकिंग के साथ साथ उनके जो अंक हैं वो भी ज्यादा मिलेंगे। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले स्थान पर दक्षिणी सूडान है। अफ्रीकन देश ही इसमें सबसे नीचे होते हैं, सोमालिया, सूडान, अफगानिस्तान, एशिया का ये सारे देश। भारत में संसदीय समितियों में से निम्नलिखित में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाली कुत्ते का कार्य करती है? तो ये लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जिसका काम क्या है, जो आपके देश के द्वारा जो आवंटित बजट है उसका एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना। और हिसाब किताब तो आपका कौन रखता है, सीएजी रिपोर्ट की सही तरीके से जांच करके मिलान करके उस हिसाब किताब का पुनर्निरीक्षण करके उसमें से गलतियों को पकड़ करके उसे क्या रखना, संसद के पटल पर रखना, ताकि उस पर चर्चा हो सके और घोटाले घपले जो भी हैं वो उजागर हो सके। इसलिए हमेशा पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, सरकार का नहीं। लोक लेखा समिति वित्तीय संसदीय समितियों में से एक समिति है जिसे वर्ष 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, अंग्रेजों ने ही बना दी थी ये। और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें जो आपका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन विपक्ष के नेता में से करेगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 15। मतलब अनुच्छेद 15 में जो आपका क्या है, अनुच्छेद 15C है, उसमें यह कहा गया है कि महिलाओं और जो बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए राज्य अगर किसी भी तरह की आपकी क्या करता है, आर्थिक सहायता करता है या उन्हें विशेष प्रोत्साहन देता है, तो वो किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद 15 में वर्णित कोई भी बात राज्य में स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। ये क्या है, बाल आपका श्रम को निषेधित करने के लिए। 46 में
अनुच्छेद में आपके दुर्बल वर्गों के हितों के लिए प्रावधान राज्य करेगा, ये नीति निर्देशक तत्वों में है। राज्य को काम करने के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना, ये भी आपका मातृत्व राहत देना, ये भी अनुच्छेद 42 में आपके महिलाओं और उसके लिए नीति निर्देशक तत्व में है। लेकिन मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15 आपके सभी वर्गों के हितों के लिए प्रयास करने के लिए प्रतिबद्धता और आपका क्या मौलिक अधिकार प्रदान करता है। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानव धन योजना कब शुरू की गई? ये किसान मानव धन योजना शुरू की गई है 12 सितंबर 2019 को। यह योजना सभी भूमिधारक लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना से पेंशन निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए, 2,000 रुपए की, जिसे हम किसान सम्मान निधि बोलते हैं, वही योजना है। अगला क्वेश्चन है 2025 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पार्वती तिर्की को प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी भारत की एक राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पहली बार 2011 में प्रदान किया गया था। पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना ये कविता संग्रह, इसके लिए ये 2025 का पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अद्वैत कोठारी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने, इसकी पुस्तक इनको दिया गया। मैथिली भाषा के लिए नेहा झा मणि को उनके काव्य संग्रह बनारस आ हम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। इसके संबंधित कुछ फैक्ट हैं ये। अगला, पहला अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक कथन है अशोक का उद्देश्य धम्म की नीति द्वारा बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करना था। बिल्कुल सही है। धम्म की नीति से नैतिक नियमों को, यानी कि जो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक आचरण है उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये भी सही है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म में अपना दीक्षा करवा ली थी। ये दोनों ही सही है, पर बी आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क सेवा में मोडेम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोडेम की जरूरत वहां पड़ती है जहां हम डिजिटल सिग्नल को आपके किसमें बदलते हैं? विद्युत सिग्नल में, मतलब एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल में एनालॉग। तो मोडेम डिमोडेम की जरूरत तब पड़ती है क्योंकि ISDN जो आपका नेटवर्क होता है इसमें आपके सारा डाटा हस्तांतरित भी डिजिटल स्वरूप में ही होता है, तो वहां पर मोडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें डी सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें डाटा डिजिटल रूप से ही हस्तांतरित हो जाता है, तो इसमें मोडेम जरूरी नहीं है, क्योंकि मोडेम तो डिजिटल को किसमें बदलेगा? आपका एनालॉग में, फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलेगा, इसलिए मोडेम की जरूरत होती है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आपके संस्कृति मंत्रालय द्वारा आपके दिल्ली में आयोजित किया गया था, दिल्ली में। तो ये क्या है? इसका आयोजन भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका विषय एशिया को मजबूत करने में धम्म की भूमिका, जो एशिया के समावेशी और आध्यात्मिक विकास पर बल देता है। तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है? हमारे लोगों के लिए क्या है? एक प्रतिज्ञा कि हम इनको बेहतर जीवन देंगे, और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, मतलब सभ्य विश्व में हम इसे ले जाने के लिए समझौता। ये आपका क्या राधा कृष्णन ने कहा था मौलिक अधिकारों के ड्राफ्ट को लेकर के। ये स्टेटमेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन का था। निम्नलिखित में योजनाओं को उनके लागू होने वाले वर्ष से सुमिलित करें। तो इसमें कुछ योजनाएं दी हैं, तो और वर्ष दिया है। तो इसमें पहली योजना है 1989 में हुआ था जवाहर रोजगार योजना, JRY शुरू हुई थी। 1985 में शुरू हुआ था इंदिरा आवास,
भारत में निर्धनों को आवास देने की प्रक्रिया। 1997 में बालिका समृद्धि योजना शुरू हुई थी और 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इसमें ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मेहरगढ़ था। तो ये गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो आपका मोहनजोदड़ो था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। इस पूरी सभ्यता का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्तर इसमें पाकिस्तान में चले गए। तो ओवरऑल पूरी सभ्यता देखें भारत और पाकिस्तान के बीच, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। अब जब विभाजन हो गया, भारत में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो आए नहीं, वो तो पाकिस्तान चले गए। भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वो हरियाणा का राखीगढ़ी है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो मेहरगढ़ नहीं है, इसमें ओवरऑल में मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर चंदहोदड़ो, जो दुर्गीकृत नहीं है, मतलब सारे नगर दुर्गीकृत हैं, चारों तरफ से 4 दीवारी है, चंदहोदड़ो खुला है। सती प्रथा के साक्ष्य के रूप में 3 युग्मित समाधियां लोथल से प्राप्त हुई हैं। तो महिला और पुरुष की समाधियों के जो आपके लक्षण मिले हैं वो आपके लोथल से मिले हैं, जिसे सती प्रथा का वो माना है कि पुरुष मरा होगा तो महिला को भी उस साथ में दफना दिया गया होगा। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं है, ये गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन राज्यों में कर्क तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं? कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों किसमें गुजरते हैं? आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओडिशा से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से कर्क नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कर्क भी गुजरती है और मेन टाइम भी गुजरता है इंडिया का। तो 1 और 3 सही होंगे इसमें, डी। इसको मैप में मैं दिखा भी देता हूं आपको, नीचे मैप बना हुआ है, देखिए ये आपका भारत का मेन टाइम है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजर रहा है। ये इलाहाबाद के नैनी से ये वाली जो लाइन है, देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर टाइम जोन जहां से निर्धारित होता है। तो ये आप यहां पर देखो, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ से ये भी गुजरा और ये भी गुजरा। ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश से ये भी गुजरा और ये भी गुजरा। तो दोनों रेखाएं जो हमारे क्या है, मुख्य अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा के रूप में हमारे यहां से गुजरती है, और मुख्य आपके देशांतर रेखा जो भारत का समय निर्धारित करती है, जिसे हमारे ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे बाद आपका पहले आपका समय आता है, जिसे हम इलाहाबाद के नैनी से फिक्स करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कौन सा एक अंतर सही नहीं है? तो इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या है? आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, कंपाइल कर दिया पूरा प्रोग्राम एक साथ चेंज कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को अनुवादित करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर अशुद्धियां हटाने में तीव्र होता है। इंटरप्रेटर में क्योंकि एक एक करके होता है तो अशुद्धियां फटाफट हटा ली जाती हैं, जबकि कंपाइलर में अशुद्धियां हटाने में टाइम ज्यादा लगता है। ये भी ठीक है। कंपाइलर संपादन में ज्यादा समय लेता है, जबकि इसकी अपेक्षा इंटरप्रेटर कम समय लेता है। संपादन में कंपाइलर कम समय लेगा और इंटरप्रेटर ज्यादा लेगा। तो इसका 3 सही नहीं है, ये उल्टा हो गया। बाकी पहले 2 जो अंतर है बिल्कुल सही है सॉफ्टवेयरों के बीच। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये अगर आप लोग क्या इसी तर्ज पर हमारे पूरा आपका पैटर्न पर आधारित यूकेएसएससी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एसएस स्टडी ऐप। और एसएस स्टडी ऐप में ये वाला संयुक्त स्नातक स्तरीय टेस्ट सीरीज वाली आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग के 40, उत्तराखंड के 40, हिंदी के 20, पूरे 100 नंबर के 20 क्वेश्चन पेपर होंगे। उसी में उनकी पीडीएफ भी होगी, जिसे टेस्ट के रूप में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और पीडीएफ से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों की। तो वो आपको मात्र 250 रुपए में हमारे इस ऐप पर उपलब्ध है। आप इसे पटवारी री एग्जाम के लिए ले सकते हैं, या कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं जो, वो भी ले सकते हैं, अन्य जो उत्तराखंड की परीक्षाएं। बाकी कनिष्ठ सहायक के लिए हम स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं, जो उसी की होगी, और उसमें हम आपके लिए जो लेटेस्ट आपका क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट जो आपका करंट अफेयर्स वगैरह होगा उत्तराखंड का, वो सब भी इंक्लूड कर देंगे। रीजनिंग में थोड़ा बहुत जो आपका पैटर्न में, इसमें हमने रीजनिंग में बहुत
कठिन क्वेश्चन नहीं रखे थे, लेकिन रीजनिंग आपकी बहुत कठिन पूछने लग गया है, तो हम इसमें रीजनिंग का स्तर अब बढ़ाने जा रहे हैं और उसके अलावा जीएस में भी आपके स्तर को हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो वो आपके लिए आने वाले समय में काफी लाभदायक होगी। जब भी आएगी हम यूट्यूब पर उसका वीडियो डाल देंगे कि हम ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। ई स्कैन क्या है? ई स्कैन कंप्यूटर में एक एंटीवायरस है जो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्कैन करके उसमें से अशुद्धियों को हटा देता है, यानी कि वायरस को जांच करके उनको फिल्टर कर देता है। अगला, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं होता? विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी जैसी चीज का क्या उद्देश्य नहीं होता है करता? अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, बिल्कुल सही है। नकदी की मात्रा को कम करना क्या है इसका उद्देश्य है। कर आधार को बढ़ाना, मतलब अधिकतर लोग जो ब्लैक मनी बना रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनको कम करके कर आधार बढ़ाना। जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है, ये औपचारिक उद्देश्य नहीं है। बाकी कालाधन संचित करने पर रोक लगाना, ये भी उसका उद्देश्य है। तो सी सही होगा, इसमें सी सही होगा। विमुद्रीकरण का मतलब किसी भी आपके कानूनी मुद्रा जो देश में प्रचलित है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, अभी आपने देखा होगा 500 और 1000 रुपए के नोटों को डिमोनेटाइज करके नई श्रृंखला नोटों की निकाली गई थी। और अगर इसमें देखें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिया। 1000 तो फिर आया ही नहीं, 500 का आया, फिर 2000 का क्या आया, नोट आया था 500 के साथ, अब 2000 का भी बंद कर दिया। केवल सबसे बड़ी मुद्रा अब हमारे पास रुपये में 500 का नोट है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। और कृषि क्षेत्र कहाँ होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो 1 और 2 सही होंगे, 1 और 2। तो इसका सही आंसर 1 और 2 होगा, यानी कि डी होगा। क्योंकि कृषि क्षेत्रों में जितने लोग एक्चुअल में खेतों में काम करते हुए दिखाई देते हैं, प्रोडक्टिविटी में उनकी नहीं होती है। जैसे एक खेत पर 100 किलोग्राम अनाज होता है, तो वहां एक आदमी भी काम करेगा तो 100 ही होगा, 4 भी काम करेंगे तो 100 ही किलो होगा। तो इसका मतलब 3 लोगों की प्रोडक्टिविटी शून्य है, क्योंकि एक आदमी भी काम करता है तो 100 ही। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं होता तो सारे खेतों में लगे रहते हैं, इसीलिए वो काम करते हुए तो दिखाई देते हैं, परंतु वास्तविक रूप से उनके काम का कोई आउटपुट नहीं होता है। तो ऐसे रोजगार को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, मतलब छिपा हुआ बेरोजगार, यानी कि दिख तो रहा है रोजगार में, लेकिन वास्तविक रूप से उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादक क्षमता शून्य है। तो इसीलिए उसे हम, तो ये कृषि क्षेत्रों में ही होती है, और कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसमें तट नहीं है? तट में नहीं मतलब तट से लगा हुआ सागर नहीं है। तो इसमें काला सागर है। काला सागर में तो आपको पता है तट है ही, यूरोप और एशिया दोनों तरफ लगता है काला सागर। और सरगैसो सागर, सरगैसो सागर तटवर्ती नहीं है। देखो सरगैसो उत्तरी अटलांटिक में, अगर ये उत्तरी अमेरिका देखें या दक्षिण अमेरिका, या अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर में हम अगर कैरिबियन द्वीप समूह के ठीक बीच में देखें तो ये सरगैसो सागर है। इसका कोई तट नहीं है, ना तो इस तट में है ना मध्य में है ना, बिल्कुल अटलांटिक महासागर के सरगैसो। सरगैसो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जड़विहीन घास पाई जाती है जो सरगैसो घास के नाम से जानी जाती है। तो उस घास के, जड़विहीन घास के पूरे समुद्र तट में फैले होने के कारण, समुद्र आपके सतह में फैले हुए होने के कारण इस क्षेत्र को सरगैसो सागर कहा जाता है। ये तटवर्ती नहीं है, इसमें कोई तट नहीं होगा। सरगैसो बिल्कुल मध्य में पाया जाता है अटलांटिक के। हरियाली प्रबंधन योजना, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना जल प्रबंधन, यानी कि हरियाली बढ़ा करके अपने जल स्रोतों को संरक्षित करना और उनमें वृद्धि करना है। ये वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। वर्षा जल संचय, पेयजल समस्या का निवारण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। बाकी ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है, स्टेपीज यूरोप के हैं, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअल में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स, यहां वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान कहलाते हैं। तो इसका डी सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी के साथ आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको नया वीडियो आएगा तो आपको
पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारे वीडियो से लगातार अपने एग्जाम की प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, जिससे आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें भी सुधार आएगा, परफॉर्मेंस चेक भी होगी और साथ ही साथ आपको कैसे सिलेबस कवर करना है और किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना है ये भी आपको इन प्रैक्टिसेस से पता चलता रहेगा। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, जिसमें हम हिंदी, उत्तराखंड और जीएसजी के सभी के आपके प्रतिरूप यानी कि मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। बाकी पूरा मॉडल पेपर एक साथ चाहिए तो आप वहां भी जा सकते हो, क्योंकि हमारे लिए 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगातार बनाना इसमें पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 100 नंबर के प्रैक्टिस सेट को आपका लगातार बोलने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय हमें उसे क्या चाहिए होता है। जैसे ये 20 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपको पता है 25 मिनट लग जाते हैं, तो सोच लो कि अगर हम क्या 100 नंबर का बनाए तो 5 गुना ज्यादा समय लग जाएगा। 25 पंजे 125 यानी कि 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है वीडियो में, तो काफी लंबा हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में हर किसी सीरीज को हम आपके लिए ला रहे हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।